स्वागत है साथियों हमारे इस चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद और आप हैं हमारे झारखंड के छात्राध्यापक व छात्राध्यापिका, जो कि लंबे अरसे से यह एक सोच था, एक धैर्य था आपके अंदर में कि आगे आने वाले दिन में आप हमारे झारखंड के विद्यालयों में जो है सरकारी शिक्षक बन के अपना योगदान दे के आप बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल करेंगे। और आज ये चीज़ जो है एक सार्थक सिद्ध होते जा रहा है। तो साथियों, आते हम लोग विषय वस्तु पर बात करते हैं। हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ साथियों बेल आइकन को क्लिक करेंगे, ताकि हम जुड़ी हुई शिक्षा से जुड़ी हुई हर उन गतिविधियों का हम मार्गदर्शन करेंगे, आपके बीच हम रखने की कोशिश करेंगे, हर उन संदेश को आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए हम बात करते हैं विषय वस्तु पर। यह जो अधिसूचना जारी हुई है, यह झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया गया है। यह जो है कल जो है 7 तारीख को जो है 7/6/2022 मंगलवार के दिन को जो है यह जारी की गई है। और यहाँ पे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है हमारे जो शिक्षा का जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसको प्रदान करने की जो है कार्य हमारे सरकार ने जो है इसको आगे बढ़ाया है। तो आइए हम कुछ कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को देखते हैं। अब जो है यह जो नियमावली जो जारी की गई है, इसका नाम रखा गया है सहायक आचार्य संवर्ग, जिसके अंतर्गत नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली जो है 2022 कही जाएगी। और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं चूँकि अगर सारे पेज को पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और हमारा यह आपके समय को बर्बाद ना करना हमारा उद्देश्य है। हम कम से कम समय में हर उन सभी तथ्यों को आपके बीच रखने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण ना है, उन सारी चीज़ों को हम छोड़ते हुए जो मूल बातें हैं उन पर हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा, यह अधिसूचना 7/6/2022 मंगलवार के दिन ये जो है कहीं ना कहीं प्रकाशित की गई है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक बात जो कि शिक्षक की जो बहाली हो रही है, ये पीआरटी के तहत हो रही है, जिसमें कि प्राइमरी टीचर्स जो है उसकी प्रोन्नति की जानी है। उसकी जो है कहीं ना कहीं यह इस शिक्षक का जो है जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं इसकी नियुक्ति करी जानी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाम को लेकर है। तो याद रखिएगा, जो कि हमारे पीआरटी के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, जिसमें से क्लास 1 to 5 और फिर क्लास 6 to 8 आती है। 1 to 5 को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहा गया है। साथ ही साथ जो 6 to 8 वाले हैं उनको यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहा गया है। और जो तात्पर्य विद्यालय से वो कक्षा 1 से 8 तक का है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम जो मूल बातें कहें तो मूल बातों में से इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य आती है। और इसके अंतर्गत यदि आहर्ता की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आता है उभर के कि विद्यार्थी जो हैं कम से कम भारतीय नागरिक हों। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जिसके ऊपर केस हों, जो ट्रायल चल रहा है केस के, वो सारे विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और मिनिमम अगर हम बात करें आयु की तो इसकी कम से कम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र, इस पर बहुत बड़ी बातें हैं। देखिएगा, 2000 लगातार 16 से पहले तक जो जितने भी हुई है उसकी काउंसलिंग आज तक नहीं हो पाई है। और 2016 के बाद अब जो आ रही है वैकेंसी, इसमें से 4 साल का लगातार जो है छूट मिल रहा है। वहीं पे अगर हमारे पारा टीचर्स के विद्यार्थी हैं, जो पारा टीचर्स हैं, उनके लिए यह अधिकतम उम्र जो है 58 वर्ष दिया गया है, और अन्य के लिए 4 वर्ष की छूट दी गई है। क्लियर। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इंटर में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, डीएलएड पास होनी चाहिए। और वैसे विद्यार्थी, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कंप्लेन था और ये जवाब क्वेश्चन रहता था उनका कि आप बीएड वाले 1 to 5 और 6 to 8 में भर सकते हैं, तो एकदम भर सकते हैं। चूंकि आप इनकी अगर देखेंगे, ये इनका यहाँ पे वर्णन किया गया है आहर्ता के अंतर्गत। ये जब चीज़ें आप पढ़ेंगे, इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इसे आप प्राप्त कर सकते हैं इस पीडीएफ को, और अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनमें यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, लगातार जो चीज़ें दिखा 58 वर्ष तक जो है हमारे पारा टीचर्स भाइयों के लिए है। साथ ही साथ आगे और इनको अगर पढ़ते रहें तो 4 वर्ष की छूट दी जा रही है, क्योंकि 15 के बाद, और 15 के बाद जो प्रकाशित हुई थी 16 कहा जाए, क्योंकि 16 में एग्जाम लिया गया था, तो 4 वर्ष की यहाँ पर उनको छूट दी गई है। ये आप यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं अगर इंडिकेट कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए
आगे और भी जानने की कोशिश करते हैं। फिर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का अर्हता क्या होगी, तो वही मैं बता रहा था कि इंटर में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, डीएलएड पास होनी चाहिए। और जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनको 10th और 12 जो है हमारे झारखंड से ही होना चाहिए। बाकी जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनको ये जो प्रावधान है, ये जो नियम है, ये शिथिल रहेगी। ये थोड़ा सा जातीय जो है हमारे सरकार ने करी है हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और आप जनरल कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं अभी धैर्यपूर्वक हमारे चीज़ों को सुनेंगे। आपका एक निदान भी है जो लास्ट में हमारे राज्यपाल महोदय का एक अधिसूचना प्रपत्र है, साइन करने के पहले उन्होंने ये जारी किया है, वो भी आपको लास्ट में हम बताएंगे। तो जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं धैर्यपूर्वक इन सारे तथ्यों को जानें और बाद में इनकी हम बहुत अच्छे से और भी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए क्या फ़ायदा भी है। ठीक है, वहीं पे अगर हम सैलरी की बात करें साथियों, तो सैलरी जो है हमारे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य को जो है मात्र 25,500 व अन्य सरकारी भत्ते भी उनका प्रावधान किया गया है। अगर मोटा मोटी मिलाएं तो 30,000 तक, लमसम 28 से 30,000 रुपया तक जो है उनकी सैलरी दी जा सकती है ना। और ये सारी चीज़ हमने तो यहाँ पे बृहत चर्चा इनमें किया है और भी सारी चीज़ें आपको जानना है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे बने रहेंगे, अंतिम तक हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे। तो देखिए मैंने बता रहा था कि वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएट हैं, जो बीएड किए हैं, वो भी पीआरटी में भर सकते हैं, अर्थात इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के तहत आचार्य की जो बहाली में वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें यहाँ पे जो है उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होता है, 6 माह का ब्रिज कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन चीज़ को फॉलो करना होगा। ये ब्रिज कोर्स आपको एनआईएस के द्वारा जो है ये मिल जाता है। हम आपको एनआईएस का जो हमारे जो काउंसलर हैं उनका नंबर दे दूंगा मैं, आप उनसे मिल के उनसे बातें करके आप जान सकते हैं किस प्रकार से आप एनआईएस के माध्यम से आप ब्रिज कोर्स 6 महीने का कर सकते हैं। आइए इन चीज़ों को, इन सिलसिले को आगे और भी बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे बातें हमने बता दिया कि जो हमारे आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनमें ये चीज़ें शिथिल रहेगी, वहीं जनरल कैटेगरी जो बच्चे हैं उनको मैट्रिक और इंटर जो है झारखंड राज्य से ही होना अनिवार्य है। समझ के बातों को, चलिए आगे चलते हैं और भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 50% मार्क्स जो है उनको होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, जानेंगे। पद और वेतनमान की जब बात करें तो हमने बताया आपको कि उनकी वेतन जो है 25,500 और सरकार द्वारा अनुमानीय अन्य भत्ते को जोड़ दें 5,000, ये भी बढ़ जाता, 3 से 5,000 बढ़ जाता है, तो 28,500 या 30,000 तक इनकी सैलरी चल जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें साथियों, वहीं पर अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो उनको देखिए ये 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 उप श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन है, तो एक गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य, सामाजिक विज्ञान आचार्य और भाषा सहायक आचार्य। तो मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स कैटेगरी के जो बच्चे थे वो भी फॉर्म भर सकते हैं और उनकी एग्जाम जो होगी सामाजिक विज्ञान और के तहत उनकी एग्जाम होनी है। क्लियर यहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स वाले भी सवाल नहीं पूछेंगे। और उनका अगर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान देखिए 28,200, अब प्लस अगर सरकार द्वारा अनुमानीय अन्य भत्ते को जोड़ दें तो ये जो है मोटा मोटी 33-34,000 रुपया इनका सैलरी चल जाता है। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। आगे अगर हम और भी जानें चयन प्रतियोगिता, अगर इसकी चयन की बात करें, चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो मैं इसको बता दूं कि यह एग्जाम जेटेट के द्वारा कंडक्ट करी जाएगी। लेकिन एग्जाम देखिए यह जो पूरे रूपरेखा झारखंड टेट के द्वारा जैक के द्वारा तैयार की गई है, लेकिन इसकी एग्जाम जो अंडरटेकन कर दी जाएगी, जिसके अधीनस्थ जो परीक्षा ली जाएगी वो होगा जेएसएससी के तहत। ठीक है, और ये उनके लिए है वैसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी टेट पास किए हुए हैं। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल रहेगा कि क्या सीटेट वाले विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रारूप को जब आप पढ़ेंगे, पूरे इस अधिनियम को जब पढ़ेंगे, पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, कहीं पे इन्होंने नहीं लिखा है कि सीटेट पास विद्यार्थी भी भर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये जरूर लिखा है कि पूर्व में जो टेट परीक्षा हुई है उनको अगर जो विद्यार्थी पास किए झारखंड टेट वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनकी सीधी नियुक्ति होना है। आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कि सीधी नियुक्ति। सीधी नियुक्ति का तात्पर्य है यहाँ पे कि आपको डायरेक्ट पिछले आधार पे नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपका एक ही एग्जाम लिया जाएगा सुपर टेट के तहत और उस एग्जाम को पास करने वाले को ही नौकरी मिलेगी। अर्थात जो पूर्व में टेट पास किए हैं, झारखंड टेट पास किए हैं, चाहे 15 वाले एग्जाम हो, चाहे 13 वाले 11 वाले एग्जाम हो,
तो वो सारे जो एग्जाम पास किए हैं वही इन फॉर्म को भर सकते हैं। बात क्लियर है। सीटेट की बात रही तो सीटेट को डायरेक्ट इन्होंने ये नहीं लिखा है कि सीटेट पास होना चाहिए, लेकिन हाँ ये बात जरूर लिखा है कि टेट विद्यार्थी पास होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी जो है कम से कम टेट पास होनी चाहिए और उनकी टेट पास होनी चाहिए। और एक 3 दिन पहले एक जो है पेपर की कटिंग है हमारे पास, वो आपको हम भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटेट विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में चर्चा नहीं किया इन्होंने, सिर्फ टेट लिखा है यहाँ पे, सिर्फ टेट पास। तो टेट तो सीटेट भी आ जाती है, इसीलिए संभावना बनती है कि सीटेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये दुविधाजनक स्थिति आ गई है, इसीलिए 100% आपको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीटेट वर्ड का उन्होंने चर्चा नहीं करी है। इसीलिए जब वैकेंसी आएगी और उसकी नियमावली के तहत जब वैकेंसी आएगी उस समय ये क्लियर कर दिया जाएगा कि सीटेट वाले फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब इन रूपरेखा को हमने पढ़ा तो लगा कि चांसेस हैं हमारे सीटेट पास विद्यार्थी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सारे चीज़ हैं, इनकी जो कंटेंट है वो अच्छे से पढ़ेंगे आप और इसको जानने की कोशिश करेंगे। वहीं पे कहा गया है कि मातृभाषा में 30% अंक लाना जरूरी है। और मातृभाषा का अगर मानदंड देखा जाए तो मैट्रिक में जो सब्जेक्ट चुने हैं, आप हिंदी चुने होंगे या इंग्लिश चुने होंगे, उसके आधार पर आप जो भी चुने हैं उसके आधार पर यह की जाएगी। जिसमें कि यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है कि देखिए मातृभाषा में से कोई एक, है ना, इसकी चर्चा, जिसमें कि 30 अंक लाना अनिवार्य होगी। और इसके उपरांत अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिका की जांच भी की जाएगी। प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। ये और सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नंबर होगा, 30% जो लाना है क्वालिफाई करना होगा। इसको मेधा सूची में इसको ऐड नहीं किया जाएगा। को प्रश्न पत्र दोनों माध्यम में रहेगा, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं, हमने मोटा मोटी इनको पढ़ने के बाद एक जो मुख्य बातें हैं वो आपके तक हम रखने की कोशिश किए हैं। और इसको आप जानिए, समझिए और ये चीज़ों को जाने। देखिए अब हम बताने वाले हैं हमारे जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी जो बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने एक बात रखी है लिखा हुआ, और उन बात को हम उनके आपके बीच में रखते हैं। और देखिए एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नियमावली के किसी भी नियम के अधीन निर्गत आदेश प्राधिकार समक्ष अपील दायर कर सकेगा। ये आप अपील दायर कर सकते हैं। और एक बात जो बहुत बड़ी बात है ना, देखिए इसकी अगर बात करें प्रोन्नति की, तो आपको मैं बता दूं कि ये 10 साल के बाद आपको प्रोन्नति की जाएगी, मतलब आपको पद में जो है विस्तार किया जाएगा आगे 10 साल के बाद, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे लगातार लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे अगर और भी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे जो हमारे राज्यपाल महोदय हमारे अनरिजर्व कैटेगरी बच्चों के लिए इन्होंने बात कही है, वो बात बहुत ही बड़ा अच्छा है। और देखिए राज्यपाल महोदय की ये वाला बात तो लिखते हैं यहाँ पे हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं राजेश कुमार शर्मा जी कि उनके आदेश से उनके जो अधिकारी हैं राजेश कुमार साहब जो है ना, ये बात को लिखते हैं। सरकार के जो सचिव हैं हमारे राज्यपाल ने, इन्होंने यहाँ पे हस्ताक्षर करी है और लिखते हैं कि नियमावली के प्रावधानों को, है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी रूप से, है ना, कठिन उत्पन्न होने पर अगर इसमें कोई समस्याएं हैं, इसके लिए आप जो है हमारे इसके आप आदेश दे सकते हैं। इस नियमावली में अगर कोई गलतियां हैं, इसको आप पढ़ेंगे एक बार अच्छे से तो आपको प्रतीत होगा कि राज्यपाल ने आपके लिए अच्छी बात कही है। और राज्यपाल का कहना है कि इनमें अगर कोई संशोधन आने वाले दिन में अगर कोई कठिनाई बच्चों को होती है, अगर वो यहाँ पे केस दायर करते हैं, FIR करते हैं, या फिर अभी अधिसूचना को यहाँ पे संशोधन की मांग करते हैं, तो इस पे ये जो चीज़ है वो लागू होगी। और लिखा हुआ भी है कि नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर विभाग उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत होता है, या ऐसी की गई कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जाएंगे। और ये सरकार को जो है मानना पड़ेगा, है ना, और सरकार इसको कहीं न कहीं इसको जोड़ेंगे। तो हमारे जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, वो हम अनरिजर्व बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, हम चाहेंगे कि आप जो है इसे क्या करें, आप इसे शामिल करेंगे, आप अपनी बातों को सरकार के पास रखेंगे और ये पेंडिंग थोड़ा सा होगा, लेकिन इसमें संशोधन किया जाए।